वेलकम स्टूडेंट्स। हमारी आज की क्लास का टॉपिक वैसे तो बायोस्फीयर है, लेकिन बायोस्फीयर को पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि बायोस्फीयर में कौन कौन सी मेन टर्म्स आती हैं। तो वो दो मेन टर्म्स हैं आपकी इकोसिस्टम और बायोम। ठीक है, अब इकोसिस्टम और बायोम क्या चीज है उसको समझना है हमें सबसे पहले, तब हम बायोस्फीयर अच्छे से समझ पाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है और ये एक इंडिविजुअल यूनिट है। ठीक है, ये भी एक फंक्शनल यूनिट है, बट इस दोनों यूनिट्स में क्या फर्क है? वो ये फर्क है कि कलेक्शन ऑफ इकोसिस्टम मतलब 2, 4, 6 इकोसिस्टम मिलके बायोम बनाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं बायोम के लिए? बायोम इज अ कलेक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स। और अगर हम बात करते हैं अब बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर है कलेक्शन ऑफ बायोम्स। ठीक है, इकोसिस्टम का कलेक्शन बायोम बनाता है, बायोम का कलेक्शन बायोस्फीयर कहलाता है। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है अगर ये दोनों फंक्शनल यूनिट्स हैं तो? सो इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट इन द एनवायरमेंट where biotic and abiotic factors interact with each other. बायोटिक फैक्टर्स आप सबको मालूम है लिविंग फैक्टर्स को कहते हैं, और एबायोटिक फैक्टर्स आप सबको मालूम है नॉन लिविंग फैक्टर्स को कहते हैं। अब लिविंग फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? देखो, सबसे पहला आता है हमारा प्रोड्यूसर्स, फिर आता है हमारे कंज्यूमर्स। ठीक है, अब कंज्यूमर्स में भी वैरायटी है, हार्बीवोर्स पहले आएंगे। ठीक है, हार्बीवोर्स देन और ओमनिवोर्स एंड ओमनिवोर्स लिख सकते हैं आप। ठीक है, और फिर आते हैं हमारे कार्निवोर्स। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड सोलर एनर्जी की मदद से क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको कौन कंज्यूम कर लेता है? हर्बीवोर्स कंज्यूम करते हैं, ओमनिवोर्स कंज्यूम करते हैं। इनको फर्दर जो हर्बीवोर्स हैं, ये एनिमल्स जो हैं, हर्बीवोर एनिमल्स, ओमनिवोर एनिमल्स, इनको कौन खा जाता है? कार्निवोर्स खा लेते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। अब वो जब एनिमल्स मर जाते हैं तब इन पे डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं, है ना। डिकम्पोजर्स आपको मालूम है, ठीक है, उसमें फंजाई मेन है। ठीक है, अब फंजाई जो है ये क्या करती है, मरे हुए जानवरों का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ब्रेक डाउन करती है। क्या फिर क्या होता है, इस ऑर्गेनिक मैटर का जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या रिलीज होते हैं? केमिकल्स रिलीज होते हैं, और ये केमिकल्स सॉइल में मिल जाते हैं और सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। ठीक है, सॉइल बेहतर क्वालिटी की बनती है। तो क्या है, यहाँ पर एक तरीके से फूड चेन बनती है इकोसिस्टम में, और कॉम्प्लेक्स और नंबर ऑफ फूड चेन्स जो है वो फिर फर्दर कॉम्प्लेक्स फूड वेब बन जाता है। ये बायोटिक फैक्टर्स है, ये मैंने आपको बताया नॉन लिविंग फैक्टर्स है। नॉन लिविंग कौन कौन से होते हैं? देखो, इन दोनों की इंटरेक्शन होगी ना, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स की। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे? देखो, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, न्यूट्रिएंट्स, सोलर रेडिएशन, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर। ठीक है, मैंने अभी सॉइल गिना है तो लिथोस्फीयर। ठीक है, फिर वाटर, इन सब चीजों से इंटरेक्ट करते हैं आगे एक्सेट्रा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें मालूम है ना। बायोम, बायोम क्या है? इट इज एन एरिया और रीजन। ठीक है, और रीजन भी आप लिख सकते हो विद यूनिक climatic
conditions, comma flora and fauna. ठीक है, अब इस स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है कि ये डिपेंड करता है यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब इसकी डिपेंडेंसी, बायोम की डिपेंडेंसी क्लाइमेटिक कंडीशन पे है। अब यहाँ पर क्या है कि बायोम में इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट necessarily interact with each other. Now all the species which we find in biome region, they may be similar in the behavior or appearance just because of the pattern of their natural selection. Now the second point is ecosystem में क्या है? Ecosystems are named, they are named or identified on the basis of life form. Grasslands, forests, ठीक है, then rivers, lakes and wetlands in fresh water area, and in case of marine water area, marine water में क्या देखेंगे? कोरल रीफ्स। वो अपना एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। इकोसिस्टम आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है, उसका नाम रखा जाता है वहां पे पाए जाने वाली लाइफ फॉर्म्स के बेसिस पे। जैसे हमने देखा यहाँ पे कि फ्रेश वाटर की लाइफ फॉर्म्स अलग टाइप की हैं, ठीक है, वेटलैंड और मेरीन वाटर की अलग टाइप की हैं, ठीक है। एंड बायोम इज आइडेंटिफाइड और नेम्ड आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस। जैसा क्लाइमेट और जैसी वेजिटेशन है उसके बेस पे बायोम आइडेंटिफाई या नेम किए जाते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ, जैसे कि क्लाइमेट और वेजिटेशन से ये ज्यादा जो है अफेक्टेड है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स कैसे हैं? जैसे टुंड्रा वेजिटेशन है ना, तो टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पर पाई जाती है बताओ? टुंड्रा वेजिटेशन, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ है? यहाँ पे क्या है? टुंड्रा वेजिटेशन पाई जाएगी एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक है, यानी कि परमाफ्रॉस्ट रीजन में, ठीक है। अब ऐसे ही डेजर्ट, डेजर्ट एक बायोम है ना। अब क्या है, यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है? एक्सट्रीमली हॉट, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, और यहाँ की ड्राई, ड्राई क्लाइमेट। फॉरेस्ट में हम कैसे इसको क्लासिफाई करेंगे? जैसे डेसिडियस फॉरेस्ट है ना, डेसिडियस फॉरेस्ट, देन रेन फॉरेस्ट, कौन से वाले? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देन एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बायोम की, क्योंकि ये क्या है उस पर डिपेंड करते हैं आपके क्लाइमेट और टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज देयर। अब अगर बात करते हैं, ये तो टेरेस्ट्रियल हो गया। अब अगर हम बात करते हैं एक्वाटिक बायोम की, तो एक्वाटिक बायोम भी हमारे पास दो टाइप के हैं। एक्वाटिक बायोम कैसे हैं? दो, एक तो फ्रेश वाटर है, एक मरीन वाटर है। इकोसिस्टम में फूड चेन है, फूड वेब है, कम्प्लेक्स फूड चेन बनती है, और इसमें एनर्जी पाथ यूनिडायरेक्शनल है। ये पार्ट है बायोम का। हमने बिगनिंग में डिस्कस किया था, कलेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, सेट ऑफ इकोसिस्टम जो है वो मिलके बायोम बनाते हैं। तो फिर हम इसके लिए थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इसमें एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है, इसमें भी यूनिडायरेक्शनल है। अगर देखा जाएगा तो एनर्जी यहां पर भी यूनिडायरेक्शनल है, यही सेम है, ठीक है, इसमें भी सेम है। बट यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल, इट कंप्राइजेस ऑफ मल्टीपल इकोसिस्टम, तो हर इकोसिस्टम की एनर्जी अपनी यूनिडायरेक्शनल पाथ में चलती है, ठीक है। सो इट कंप्राइजेस मल्टीपल
इकोसिस्टम, और हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ बायोम। अब अगर ये देखेंगे जिसमें मल्टीपल इकोसिस्टम होंगे, डेफिनेटली उसका ज्योग्राफिकल एरिया भी बड़ा होगा, और जो पार्ट है किसी चीज का यानी कि उसका ज्योग्राफिकल एरिया स्मॉल है। तो इकोसिस्टम का अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ज्योग्राफिकल एरिया इज स्मॉल, और इसका ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, लार्ज। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इकोसिस्टम इज नॉट इफेक्टेड बाय लैटिट्यूड्स वेयर एज बायोम इज इफेक्टेड बाय लैटिट्यूड्स। अब हमने क्या देखा कि हम जब टुंड्रा के बारे में बात कर रहे थे तो टुंड्रा हमें कहां पर मिला, एक्सट्रीम कोल्ड में, है ना। और जब हम डेजर्ट की बात कर रहे थे तो वो कहाँ मिला, एक्सट्रीम हॉट में। अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तो हमें कहाँ पर मिलेगा, ट्रॉपिकल रीजन में। अगर हम बात करेंगे टेम्परेट रेन फॉरेस्ट या टेम्परेट फॉरेस्ट की तो फिर हमें वो कहाँ पे मिलेगा, टेम्परेट रीजन में। तो ये रीजन्स लैटिट्यूडनल वैल्यू से ही तो डिवाइडेड है, आपने अगली क्लासेस में पढ़ा है। ये बेसिस पे हम ये एक पॉइंट जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसको नोट डाउन करेंगे कि इकोसिस्टम जो है इट इज नॉट इफेक्टेड बाय latitudes whereas it is affected by latitudes। और लैटिट्यूड्स की इफेक्ट की वजह से ही ये टोटल जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस और वहां की वेजिटेशन पे डिपेंड करता है। These are the differences, major differences between ecosystem and biome. Prepare your notes then, revise them till next class.